नमस्कार प्यारे साथियों, मित्रों और विद्यार्थियों। मैं आपकी अपनी प्रियंका, सीनियर रिसर्च स्कॉलर राजस्थान विश्वविद्यालय तथा प्रशासनिक विषय विशेषज्ञ इतिहास एवं भारतीय संस्कृति और वर्तमान में एडुकेटर ऑफ अनअकैडमी। आप सभी का भारत के लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि कल आरएस मेंस 2018 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। जिन भी विद्यार्थियों ने मेंस में सफलता प्राप्त की है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। और प्लीज साथियों, सब लोग आप इंटरव्यू में जुड़ जाइए। उम्मीद करते हैं आप लोग इंटरव्यू में क्वालिफाई हो अच्छे से और अच्छे से आप प्रॉपर आरएस बन सको। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रही हूँ जो मेरे साथी भी हैं, मेरे साथ पढ़े भी हैं, पढ़ाते भी हैं, आपके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से भी जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और आज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे इकोनॉमिक्स के बड़े एडुकेटर भी हैं। पिछली बार भी उन्होंने आरएस मेंस क्वालिफाई किया, 540वीं रैंक भी हासिल की, लेकिन वहीं से संतुष्टि प्राप्त न करके फिर से उन्होंने दोबारा से एग्जाम दिया और इस बार पुनः से उन्होंने इस एग्जाम में मेंस में सफलता प्राप्त की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कपिल सर। और कपिल सर के लिए बताना चाहूंगी कि वो एक ऐसे माध्यम से आए हैं हमारे पास कि वो एक साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी रहे और इंजीनियरिंग किया अपनी लाइफ में, और फिर इंजीनियरिंग करने के बाद में उन्होंने एक सपना देखा कि मुझे कैसे आरएस बनना चाहिए, और लगातार उन्होंने 2 बार मेंस लिखा है। दोनों बार में उन्होंने इंटरव्यू कॉल रहा है। पिछली बार भी उन्होंने अच्छे से इंटरव्यू कॉल दिया, लेकिन मेंस में थोड़े से कम नंबर होने के कारण उनको प्रॉपर सीट नहीं मिली। इस बार उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से मेंस को क्लियर किया है और इस बार हम सर आपको एडवांस में शुभकामनाएं देते हैं और पूरे के पूरे अनअकैडमी परिवार की तरफ से आपको हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, और उम्मीद करते हैं इस बार आप पक्का एसडीएम बन जाएं और अनअकैडमी का और अपना खुद का नाम, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। तो मैं आपसे रूबरू करवाने जा रही हूँ कपिल चौधरी जी को। हेलो सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरपीएससी अनअकैडमी लाइव पे। मैं कपिल चौधरी, सुजानगढ़ सुना होगा आप, चूरू डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूं। तो मैं आरएस 2016 क्वालिफाइड, मेरी 534वीं रैंक थी और वर्तमान में अभी कल आरएस मेंस का रिजल्ट आया है, तो फिर से इंटरव्यू कॉल हुआ है। तो मैं दिल से सबका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे जो गुरुजन हैं, मेरे माता पिता है, सबका बहुत अच्छा सपोर्ट है और मेरे जो सपोर्टर है वो सबसे शानदार है। वो हमेशा मतलब एक मोटिवेट और एक पॉजिटिव एनर्जी देते रहते हैं। और लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पॉजिटिविटी है कि हम कैसे इसको और आगे कंटिन्यूटी से तैयारी कर सकें, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कंटिन्यूटी। आरपीएससी आपसे यही 2 चीज मांगती है कि कंटिन्यूटी क्या है और आप में पैसेंस कितना है, वो चेक कर रही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रही है। तो आप सबका फिर से इस चैनल पे स्वागत है और अब अपन आगे का डिस्कस करते हैं। जो बच्चे इस बार जो हो गए हैं उन सबको, जिनका आरएस का क्वालिफाई हुआ है, इंटरव्यू कॉल हुआ, उन सबको वापस से बधाइयां। अच्छे से तैयारी कीजिए इंटरव्यू का। लेकिन जो बच्चे, काफी जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए थे, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में रह जाते हैं, कई बार प्री में रह जाते हैं, मेंस में रह जाते हैं। तो वो बच्चे पैनिक ना हो। नेगेटिविटी एनर्जी जो है, नेगेटिव एनर्जी है, उससे तो दूर ही रहो। नकारात्मकता को भगाओ अपने जीवन से, अपने को लोड नहीं लेना है ज्यादा, ठीक है ना। तो कई बच्चों से मेरी बात भी हुई, फिर बाद में मेरे को लगा काफी बच्चे हैं जो रह गए हैं, तो उनके लिए एक वीडियो बनाया जाए, उनको बताया जाए कि हाँ यार, मेरा भी लास्ट टाइम था जो प्रॉपर अलॉटमेंट नहीं हुआ। भाई मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ, मेरी 534 रैंक थी, उसके बाद अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो नेगेटिविटी देने वाले तो मेरे तो चारों तरफ घूमे हुए थे, वो मतलब दे ही जा रहे थे मेरे को कि कैसे इसको नेगेटिव किया जाए। तो वहां से हम कैसे पॉजिटिव हो सके, कैसे आगे तैयारी कर सकें, इन सब के बारे में आज अपन बात करेंगे और कंप्लीट अभी से अपन कैसे मेंस की तैयारी करें। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा बताया। आपसे कुछ सर डायरेक्ट सवाल है, मैं आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट मेरे उस मुद्दों पे आती हूँ। पहला मुझे आपसे ये पूछना है कि इस परीक्षा में बैठने का निर्णय लेने के बाद आपका पहला कदम कैसा रहा, क्योंकि प्रथम कदम सबसे कठिन कदम होता है, और शुरू में तैयारी करने के लिए आपने क्या प्रयास किए और सही सलाह आपको किस जगह से मिली कि आपको इस दिशा में, इस डायरेक्शन में तैयारी करनी चाहिए? प्रियंका जी, जो आपके सामने मैंने तैयारी की है कि मैं जब स्टार्टिंग से मैंने इंजीनियरिंग की, तो मैंने थोड़ा सा खुद का एनालिसिस किया कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए। स्टार्टिंग से ये था कि बचपन से कि हाँ, कुछ सिविल सर्वेंट बना जाए, कुछ किया जाए समाज के लिए। पर थोड़ा मैथ्स में जाने के बाद में कॉलेज लाइफ में इतना ज्यादा मेरा अच्छा साउंड गुड अच्छा रहा नहीं, वो मेरे को, मेरे बच्चों को भी पता है। तो फिर वहां से मुझे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो टर्निंग पॉइंट था, तो वो था, मम्मी ने मेरे को कहा था कि भी तेरे अंदर जो है वो स्पेशलाइजेशन से ज्यादा जनरलाइजेशन है और तुझे ये करना चाहिए,
इस चीज के लिए तैयारी करनी चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट मेरे लाइफ में रहा था, मैंने 2015 अगस्त से स्टार्ट की थी ऑलमोस्ट तैयारी। तो सबसे पहले मैंने आइसोलेट का मतलब ये नहीं है कि मैंने सामाजिकता खो दी, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि समाज जो है वो आपके साथ तभी है जब आप कुछ हैं। सामाजिकता हम बनाए रखेंगे, जीवन भर बनाए रखेंगे, समाज के लिए करेंगे, लेकिन अभी का जो टाइम है, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें थोड़ा सा सामाजिकता मतलब उन नेगेटिव एनर्जी से या जो आपका टाइम खराब कर रहे हैं उन तत्वों से थोड़ा सा दूर है। और देखो, मैं थोड़ी सी घर की बात बता देता हूँ आपको, मन की बात नहीं है, कि ये है कि जब तैयारी स्टार्ट की तो कुछ लोगों के सवाल भी थे कि भाई ये चौधरी बढ़ेगा आरएस ये करेंगे तैयारी, क्योंकि मेरा इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं था, इंजीनियरिंग में नहीं था। लोग ऐसे मतलब सरप्राइज होके पूछा करते थे। मैंने कई मेरे जो मित्र थे जो तैयारी कर रहे थे उनसे पूछा था कि भी कौन सी किताबें पढूं, क्या करूं, तो उनका भी अच्छा रेस्पॉन्स नहीं था मेरे लिए। ठीक है, फिर भी मेरा ये था कि हमें करना है, ठीक है, और मेरे को प्रूव करके दिखाना है कि हाँ यार कुछ लाइफ में आए हैं तो कुछ अच्छा करते हैं। एक अपन किसान कौम से बिलोंग करते हैं, वहां से अपने को उठ के एक अच्छा करना है। मेरी मम्मी है वो प्राइमरी एजुकेशन में टीचर है, तो मुझे ये था कि उन्होंने मेरे लिए इतनी मेहनत की है तो मैं भी कुछ मतलब करके दिखाऊं। तो ये चीजें फेस की मैंने, लोगों का जो क्रिटिसिज्म है वो भी फेस किया। कुछ लोगों को विश्वास नहीं हुआ था तैयारी के बाद, प्री के बाद नहीं हुआ। लिटरली कुछ लोगों ने कहा कि आप अपना वो चेक कर लीजिए, वापस रोल नंबर चेक कर लीजिए। मेंस के टाइम नहीं हुआ, इंटरव्यू के टाइम नहीं हुआ, तो लोग फिर धीरे धीरे साथ जुड़ने लग जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ अब ये कर सकता है। तो इन चीज थोड़े हैं तो अपन और आगे बात करेंगे प्रियंका जी। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने बारे में बताया और मुझे ऐसा लगा कि आपने अपनी फैमिली को आप इसके लिए आदर्श मानते हो कि उन्होंने आपका बहुत सपोर्ट किया। अब डायरेक्ट मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाह रही हूँ सर, कि जैसे पिछली बार जब आपने एग्जाम दिया तो उसमें गणित विषय था जो कि आपका कंफर्ट जोन था, क्योंकि आप इंजीनियरिंग फील्ड से हो, और उसके बावजूद आपकी रैंक 534 रही और आप प्रॉपर पे नहीं आ पाई। ई बार गणित हट गई, बी के बावजूद भी थे 544 नंबर से ऊपर नंबर लिया और दोबारा से मेंस में पास हो। तो कोई हाँ रणनीति चेंज 344। हुई या पिछली रणनीति में लगे डाली है? तो रणनीति सारी दोबारा से कहीं नहीं। जैसे ही लास्ट टाइम जो रिजल्ट आया था तो 534 रैंक थी, तो मैंने हाथों हाथ निकाला और मुझे श्योर हो गया था कि इसमें जो अलॉटमेंट होगा चांसेस हैं। और कुछ लास्ट की जो स्टेट सर्विसेज जो थी, अलाइड सर्विसेज, वो भरी हुई भी नहीं थी, तो मुझे एकदम श्योर हो गया था कि अपने को और अच्छे से तैयारी करनी है। लास्ट टाइम गलतियां ये रही थी कि एक तो रटा ही रटा, मतलब ज्यादा ध्यान राइटिंग स्किल्स पे ना देखिए, क्योंकि एक तो गाइडेंस प्रॉपर नहीं था। फिर दूसरी चीजें ये थी कि हम क्या करें, प्री का पढ़ रहे थे, फिर जैसे प्री हो गया तो फिर बाद में मेंस का पढ़ने लग गए। अब पढ़ ही रहे थे, टेस्ट देना, हाँ टेस्ट दे रहा था मैं, ऐसी बात नहीं है, टेस्ट में मेरी रैंक भी आ रही थी, पर वो नहीं था कि रिवाइज किया जाए, मेंस के सब्जेक्टों को और अच्छे से किया जाए, लैंग्वेज पे फोकस किया जाए, वो नहीं हुआ। मैंने सुपरफिशियली सब पढ़ लिया, हर चीज मैंने अटेम्प्ट कर ली, इसलिए मेरा हो भी गया। लेकिन वो चीजें मैंने सबसे पहले एनालिसिस की कि अब आपा क्या करा, मतलब अपन यहाँ तक तो आ गए, पर आगे जाने के लिए हमें हटके क्या करना पड़ेगा लीग से हटके। तो मेरे कुछ सीनियर्स थे, उसमें मेरे एक सीनियर्स हैं सुशील मान भैया, ठीक है, जो अभी आरपीएस हैं, सुनील विश्नोई भैया, तो उनसे मैंने थोड़ा डिस्कस किया कि भाई जी मैं वापस किए तैयारी करूं भाई, अब थे बताओ, थे तो गया, तो कम बता तो जाओ कि भाई करेंगे। तो उन्होंने भी कहा कि यार कपिल थोड़ा सा वापस अपनी गलतियों को एनालिसिस कर, नोट्स को वापस से प्रिपेयर करो, अच्छे से सिलेबस वाइज कर। तो फिर मैंने प्रियंका जी ये सोचा कि भाई जो स्टूडेंट्स अभी एक बार आप जो स्टूडेंट्स इस बार रह गए हैं उनके लिए मैं पर्टिकुलर मैं उनको ये मतलब नेगेटिविटी से दूर करने के लिए और पॉजिटिविटी लाने के लिए बोल रहा हूँ। एक तो तुम ये मत सोचो कि अपन रह गए, ये सांप सीढ़ी का गेम है भाई लोगों, है ना। यहाँ पे किसी को 70 पे खा जाता है, किसी को 99 पे खा जाता है, इसमें कोई लोड नहीं है, और वापस वो 7 से 3 से 1 से स्टार्ट करना पड़ता है। तो कुछ लोग हैं वो इंटरव्यू में चले गए, क्या पता वहां से श्योर सिलेक्शन नहीं हो, तो वापस आके वो 0 से स्टार्ट करेंगे। तो अपनी जो नेगेटिविटी है, जो लोग हैं क्रिटिश, ठीक है, जो है कुछ हो तब आपके साथ है, आप कुछ नहीं हो तो गांव में ग्वाड़ में बैठी जनता को काम आता ही कर लो, और भी आता ही कर सी, तो अपन बाकी लोड कौन लेने। क्योंकि आप जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा ना तो सबसे पहले वही लोग बोलेंगे सब माने तो पहले ध्यान हो, और टबर तो की कर दिखा सी, है ना, इसका तो पता था। तो ऐसे लोग आपकी फिर तारीफें करेंगे और आपको झूठी तारीफें पता भी चल जाएगी। तो बस प्रियंका में मैंने ये स्टार्ट किया कि आपके सामने ही था कि भाई वापस कैसे स्टार्ट किया जाए। तो यही था कि फिर से जो पेपर वाइज है सिलेबस उठाया जाए और अच्छे से तैयार किया जाए, राइटिंग स्किल और लैंग्वेज पे ध्यान दिया जाए।
तो मैं बच्चों को एक एक अपन सब्जेक्ट वाइज में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, पेपर वाइज अपन ले लेते हैं, जो एक छोटा सा आपके लिए गाइडेंस भी हो जाए और उसको थोड़ा इंप्लीमेंट करना मेरे लिए वो बेनिफिशियल रहा इस एग्जाम में भी, ठीक है। तो जैसे अपन बात करते हैं फर्स्ट पेपर की, तो हिस्ट्री है, इको है, सोशियोलॉजी है, मैनेजमेंट है और अकाउंटिंग है। तो हिस्ट्री के लिए क्या किया जाए, तो हिस्ट्री के इतिहासविद तो मैडम हमारे सामने बैठे हैं, फिर भी मैं इनके सामने कोई बात करूं तो वो छोटी बात होगी, फिर भी मैं बता देता हूँ मेरा एक्सपीरियंस। मैडम आप इस चीज को थोड़ा जी जी बिल्कुल सर। काफी दीजिएगा, कुछ बात हो तो आप हिस्ट्री में जैसे एक तो चीज है कि अपने यहाँ जो मिडाइवल है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, हिस्ट्री नहीं है, मिडाइवल और एंशिएंट हिस्ट्री नहीं है, तो टाइम उस पर कंज्यूम मत करो। आप एंशिएंट में पढ़ो तो केवल आर्ट एंड कल्चर पढ़ो और उसको भी कंसाइज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसको ऐसे मतलब बहुत ज्यादा बिखेरो मत, वहां से वैदिक एरा से स्टार्ट करके सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ के और फिर आगे आप गुप्त एरा, सारा धार्मिक आर्थिक उन चीजों पे पढ़ो और क्वेश्चंस बनाओ कि स्थापत्य कला पे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन चीजों पे काम करो थोड़ा सा। और फिर आप मॉडर्न इंडिया में आ जाओ। तो मॉडर्न इंडिया को तो आप पढ़ो तो देखो, मेरा देसी तरीका भाई, अपन गांव के आदमी ज्यादा भारी भरकम किताब और उनमें नहीं पढ़ना। मैं आपको फिर एग्जाम्पल देता हूँ, आप अगर सही में पढ़ना चाहते हो तो आप 1 वीक सीरीज लाओ एक बार, है ना, जो सबसे बढ़िया है। जैसे आप राजा 1 वीक सीरीज लियो, सुपर 1 वीक सीरीज लाओ, एक बार आप लाओ। बीए तथा एमए की 1 वीक सीरीज लाओ और उनके अंदर आप देखो, जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है, वो स्वतंत्रता या वो बता सकता है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के ये 10 कारण है भाई, ये 8 कारण है, लेकिन 1 वीक सीरीज में देखो ना 22 कारण दिए हुए हैं। आपको तो टॉपिक के कारण ही तो याद करने हैं, तो 22 याद करोगे तो 12 तो रह जाएंगे, 12 याद किए हुए 6 रहेंगे। तो 1 वीक सीरीज से इस बार वाले जो तीनों बड़े क्वेश्चन थे, जैसे इस बार वाला अपन मेंस का जो एक क्वेश्चन था कि भारत का पुनर्जागरण कैसे पाश्चात्य पुनर्जागरण से अलग था, तो उसमें अलग से दिखाया हुआ था, वो 1 वीक सीरीज से सीधा क्वेश्चन था राजा 1 वीक सीरीज से कि भारतीय पुनर्जागरण पाश्चात्य पुनर्जागरण से एकदम अलग था, क्योंकि यहाँ पे पुनर्जागरण स्टार्टिंग में से, उसके बाद में कहां पे आया वो धार्मिक कुरीतियों पे, उसके बाद वो राजनीतिक सशक्तिकरण पे आया। तो ये उन्होंने बता रखा था, तो ये थोड़ा सा अगर आप करो तो वो अच्छा रहेगा। और मैडम आपको बताते रहेंगे हिस्ट्री के बारे में, तो थोड़ा सा 1 वीक सीरीज जो, क्योंकि वहां से आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, और ये पूरा मामला ही क्या है, पॉइंट्स का मामला है। जो पॉइंट्स अच्छे देता है, मतलब बात क्या है, आपकी कॉपी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, उसके लिए वो एक सामान्य कॉपी है। तो अगर हलवा अगले को खिलाना है तो काजू बादाम पिस्ता आगे दिखाओ, ठीक है। नहीं, हलवे को आटे का बनाया हलवा कोई नहीं खाएगा, लेकिन अगर आपने उसमें काजू बादाम पिस्ते ऊपर बिखेर दिया ना, तो उसका लगेगा क्या डिलीशियस, बहुत शानदार ये तो डिश है, इसको तो खाना ही पड़ेगा। तो अगला खा लेगा तो नंबर दे देगा। उसी तरीके से फिर अपन बात करें इको। अब इको में मैं तो इतना बड़ा वो विद तो नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहा हूँ पिछले 4 साल से, प्रोमिनेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट से, और अभी फिलहाल मैं यहाँ आपके अनअकैडमी के ऊपर पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक्स बच्चों को। तो इको में भी आप क्या कीजिए, टॉपिक वाइज बांट के और उन्हें अच्छे से कवर कीजिए। बार क्वेश्चन देता है, उसमें से मेंस में भी बैंकिंग में 15 क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन जाती है। और इकोनॉमिक सर्वे उसको आप बांट लीजिए कि भाई राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, महिलाओं के लिए 10 योजनाएं ये है, ग्रामीणों के लिए योजनाएं ये है, पंचायती राज विकास की योजनाएं ये, शहरी विकास की योजना ये, तो ये अच्छा हो जाएगा। फिर देखो दोस्तों, इको को आप इको की टेंशन मत लो, आप एक बार मेरे से पढ़ो, 3 क्लास मेरी ले लो, आपको इको का भय खत्म नहीं हो जाए तो अपन यहीं बैठे, ठीक है। मैं जब पढ़ाने की बात करने लगा था तो मेरे को प्रियंका जी ने कहा था कि जब पढ़ाया जाए तो इकोनॉमिक्स ही पढ़ाया जाए। तो मैंने उनको उस दिन कहा था कि भाई अब इकोनॉमिक्स ही पढ़ा और जनता मारो में पढ़ सी, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने स्टार्ट किया, तो बच्चों का आज बहुत अच्छा प्यार है। तो इको में आपको कोई इशू नहीं है, आप आराम से पढ़े और उसको टू द पॉइंट बना के याद करें, और अच्छे पॉइंट्स बना के, जैसे आप जैसे बड़े नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं कि एग्रीकल्चर में किसानों की आय दुगुना या समस्याओं को खत्म करने के लिए समाधान बताओ। तो समाधान को ऐसे नहीं है रॉ मटेरियल बिखेर दिया, उनको बताओ कि इनकी विपणन की समस्याएं क्या हैं, इनकी वित्त की समस्याएं क्या हैं, इनके यहाँ उत्पादन की समस्याएं क्या हैं, ठीक है, जो कृषि ऋण है वो क्या है। तो उसको 5-6 भागों में बांटो और 5-5 सबकी योजना लिखो, 20 योजना तो है, तो इसके ऊपर आप बात कर सकते हो। फिर दोस्तों अपन बात करते हैं जो आपका सबसे अच्छी चीज है, जिनको मैं बूस्टअप मानता हूं, वो है आपका कौन सा, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग। सोशियोलॉजी के लिए बहुत अच्छा एनसीईआरटी की बुक पढ़ो, मैनेजमेंट वाले में भी आपके जो टॉपिक हैं वो एनसीईआरटी में कंप्लीट है, और अकाउंटिंग को भी अच्छे से करो। ये तीनों अगर जिन बच्चों के छोटे वाले सब्जेक्ट तैयार थे ना मैडम, उन्होंने इस बार बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि यही अपने आप में मतलब ये यॉर्कर थी। अगर आपने थोड़ा सा कट लगा के मार दिया तो चौका है, नहीं तो बोल्ड हो,
इस तरीके के क्वेश्चन थे, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दो। ठीक है मैडम, तो फिर अपन सेकंड सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, सेकंड टॉपिक के बाद, अगर आपको लगे तो मेरी बात में आप असहमत हो कहीं तो। नहीं नहीं सर, आपने सही बता रहे हो। आपका मुझे सुन के ऐसा लग रहा है कि आपने जो अपनी रणनीति में जो चीजें शामिल की हैं, तो आप पहली बात आपने हम लोगों को बताई और पूरे विद्यार्थियों को आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पता चलेगी कि एक तो पॉइंट टू पॉइंट मेंस में लिखना चाहिए। पहली बात तो ये होती है कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंसी वहां ज्यादा होशियार की पूछड़ी बढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ना, क्योंकि कोई जरूरत एग्जामिनर नहीं, अपनी ज्ञान ही जगह नहीं सही चाहिए बना के उनको, बैठा है, ज्ञान ही नहीं ज्ञान ही नहीं चाहिए। चाहिए उनको। और हाँ दूसरा एक बात और समझ में आई सर कि ये एग्जाम विशेषज्ञों की एग्जाम नहीं है। जितना आप सामान्य रहोगे, जितना आप स्पेशलाइजेशन मतलब जितना अपने आप को जर्नलिस्ट टाइप का प्रेजेंट करोगे, उतना ही ज्यादा वहां अच्छा आने जितना वाला करोगे है। उतना अच्छा। दो चीजें। जी बिल्कुल सर। हाँ दूसरा तो आपने फिर, सर ये भी बताया कि जी हाँ, हाँ बोलिए सर, आप बोलिए। हाँ, तो थोड़ा सा प्रियंका जी ये और बता देता हूँ कि सेकंड पेपर की जो बड़ा छोटा सब्जेक्ट है प्रियंका मैम, थोड़ा बुरा मान जाएंगे, फिर भी मैं बता रहा हूँ, सब्जेक्ट को वेटेज उतना ही दो जितना उसका नंबर है। अब हिस्ट्री इतना बड़ा है, 6 कॉपियां डलेगी, एथिक्स इतना बड़ा है, इतना सा छोटा सा एक सब्जेक्ट है, उसकी 1 कॉपी डलेगी, और नंबर दोनों ही 60 के हैं। ठीक है, तो हाँ, बस प्री की अलग वेटेज है, पर मेंस में ऐसा नहीं कि सारे दिन अपन पॉलिटी पढ़े, इको पढ़े, उसको वेटेज उतना ही तो जितना नंबर का है। तो एथिक्स को अच्छे से तैयार करो, क्वेश्चंस बनाओ। आप जब ट्रेक करना स्टार्ट कर दोगे, क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर दोगे, तो एग्जामिनर भी तो एक आदमी है, वो भी बना पाएगा। आप 50 क्वेश्चन बना लो एक सब्जेक्ट के, 100 बना लो, तो उससे ज्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी है वो कितनी रह जाएगी, 5-10% और बना सकता है अगला। तो उस चीज पे काम करो। अब साइंस में जो है, तो साइंस में देखो, इस बार जनरल साइंस में जो लोग पढ़ रहे थे उनको कुछ नहीं आया। ठीक है, वो पूरी की पूरी बाउंसर गई, गाइड्स सारी फ्लॉप हो गई। तो ये चीजें रात दिन की चीजें जो होती हैं, वो अपने बिहेवियर से आते हैं। जैसे फूड प्रोसेसिंग की विधियां बताई थी, अब कई बच्चे बोल रहे थे सर वहां पे याद नहीं आया, अल्ट्रावायोलेट रेड से किया जाए, ठीक है, तो पास्चुराइजेशन किया जाए, ये सारी चीजें उनको याद नहीं। तो नहीं आई तो भाई ये बता दो ना, अपने तो राजस्थान में खाद्य प्रसंस्करण है कि भाई साहब अपन सांगरी को सुखा के सांगरी बनाते हैं, खोपड़िया बनाते हैं, वो खाद्य प्रसंस्करण है ना, अचार डालते हैं, वो खाद्य प्रसंस्करण है। तो उसको डेली लाइफ से जोड़ के भी आप लिख सकते हो। ठीक है, एक जो बच्चे हैं वो मेंस के और प्री की साइंस में थोड़ा अवेयर हो जाए, बहुत अंतर है, तो थोड़ा सा मेंस वाले को पहले तैयार करें। उसी तरीके से मैं ज्योग्राफी का बता देता हूँ। ज्योग्राफी में पॉइंट टू पॉइंट आप बनाइए, मैं एक एक सब्जेक्ट की अलग से रणनीति बताऊंगा, अभी थोड़े से अपन थोड़े टाइम में स्वीट से अच्छा सा करते हैं। तो इस तरीके से ज्योग्राफी, पॉलिटी, पब्लिक एड, स्पोर्ट्स, बिहेवियर, लो, इन सबको टू द पॉइंट पढ़ें। ठीक है, अभी जो बच्चे हैं उनको मैं फिर से निवेदन कर रहा हूँ, जो केवल मेंस के सब्जेक्ट में 3 महीने उनको वापस दे दो, अपने नोट्स बनाने वापस से स्टार्ट करो। कहीं ना कहीं कुछ समस्या रही है, एक नोट्स को वो एकदम प्रॉपर प्लानिंग के तहत क्वेश्चन फॉर्मेट में भी थोड़ा थोड़ा बनाओ। कहीं पे भी नोट्स बनाया, बीच में क्वेश्चन ये निकल सकता है 2 नंबर का, 5 नंबर का, 10 नंबर का, ये क्वेश्चन निकल सकता है। तो मेंस की फिर से तैयारी करनी है तो अभी से वापस मेंस के सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, प्री के एक सब्जेक्ट को साथ में चलते रहने दो। पैनिक मत हो, नेगेटिविटी अपने को नहीं लेनी है। जनता जो कहे, जनता जनार्दन है, जनता जो कहेगी वो कहेगी, अपने को उसका लोड नहीं लेना है। मेरा तो एक ही जीवन का है, नो टेंशन। मैं मैडम को पूछ लो, बोले मैं हमेशा आराम से कूल रहा हूँ, अपने को मतलब लोड नहीं, नहीं हुआ हुआ नहीं हुआ, वो चीजें सारी है ना, अपने को कर्म करना है यार। तो उसमें आप वो चीजों को छोड़ो, और जो बच्चे अभी हैं उनको वापस से स्टार्ट करना है। वो हमने आरपीएससी जो अनअकैडमी ने है वो बहुत अच्छा लॉन्च किया है, तो मेरे से आप जुड़ो। वहां पे मैं आपको इकोनॉमिक्स करवा रहा हूँ, पबेड करवा रहा हूँ, सोशियोलॉजी, बिहेवियर, जो सब्जेक्ट्स मुझसे बन पाएंगे वो अच्छे से अच्छे मैडम वहां जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम अच्छे से, हमारी पूरी टीम काम कर रही है। तो आप कपिल 07 का कोड प्रयोग करो, वहां मुझसे जुड़ो। डेली मैंने टेस्ट लिया है, अभी संडे को, लास्ट संडे टेस्ट लिया है, बच्चे दे रहे हैं टेस्ट। तो पुराने जो स्टूडेंट्स हैं, पैनिक मत हो, नेगेटिविटी मत आने। तो एक बार अगर आपने निश्चित कर लिया ना, तो आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन जो है वो केवल समय पर डिपेंड है कि वो कब हो। ठीक है, तो मेरे स्टूडेंट्स जो है, कल ही किसी मेरे एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर आपका तो जो स्टेटस लगा रखा है वही गजब लगा रखा है। तो वो स्टेटस ही आप, तो वो मैं आपको फिर बता देता हूँ, मेरे 2 साल से वही स्टेटस है कि वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। वाकिफ कहाँ जमाना जी हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। आरपीएससी केवल और केवल तुम्हारी जवानी लेना चाहती है, इसके अलावा आरपीएससी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। टेंशन मत लो, अपने जवानी है वो आरपीएससी को तुम बलिदान में दे दो। आरपीएससी तुम्हें जो है आगे का जीवन है वो बहुत अच्छा कर देगी। तो एक चीज याद रखो, किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो, और एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। तो अपनी इस किस्मत को और बढ़ाने के लिए
तो जुड़िए आप हम सबसे और अनअकैडमी पे आइए आप, और सभी बच्चे जुड़े और हम प्रॉपर तरीके से आपको तैयारी करवा रहे हैं। हाँ सर, आपको सुन के ऐसा महसूस हुआ कि सुभाष चंद्र बोस की एक बात याद आई कि हुनर तो सब में ही होता है, फर्क इतना सा होता है किसी का छप जाता है और किसी का छिप जाता है। तो आपने लगातार 2 बार अपना हुनर छिपवा दिया है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ। एक बात और पूछना चाह रहे थे सर, देखो इस बार का रिजल्ट पेंशन ब्यूरो है कि अचानक से अति ज्यादा मेरिट रही और हाँ, तो कपिल सर, आपको सुन के एक चीज महसूस हुई कि वो मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक बात याद आई कि हुनर तो सब में ही होता है, फर्क इतना सा होता है किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। और एक बात और आपको देख के महसूस हो रहा है कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो आपको पहले सूर्य की तरह जलना होगा। और आपने लगातार 2 साल तक कठिन परिश्रम करके अपने आप को जलाया है यहाँ पे। तो आपको दोबारा से आरएस मेंस क्वालिफाई करने के लिए सर फिर से एक बार शुभकामनाओं के साथ मैं पूछना चाह रही हूँ कि अब जिन बच्चों का हो गया है वो साक्षात्कार के लिए कहाँ से और कैसे तैयारी करें, और जिनका नहीं हुआ है वो कौन कौन सी गलतियां जो उनसे हुई है उनको वापस ठीक करें ताकि अगली बार उनका अच्छे से हो सके। हाँ, तो जो बच्चों का नहीं हुआ है पहले मैं उनको कंक्लूड कर देता हूँ, जिनका हुआ है उनको तो बता ही दूंगा, वो तो मुझे भी बताते रहते हैं, तो वो तो हम सब आपकी शरण में आके करेंगे वापस से स्टार्ट गीतांजलि में। आईएएस का जो आपका इंटरव्यू प्रोग्राम है वो स्टार्ट होने वाला है गीतांजलि का, तो सब जुड़िए वहां पे। बच्चे जिनका नहीं हुआ है उनको मैं एक बार कंक्लूड करके फिर से बता रहा हूँ कि आप केवल जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ उन पे एक बार थोड़ा सा ध्यान दें। मैंने इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया था। एक तो आप ध्यान रखिए, जो छोटे वाले 6 सब्जेक्ट हैं आपके, बिहेवियर, सोशोलॉजी, मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, आपका जो है योगा, स्पोर्ट्स है, लो है, इन जो 6 सब्जेक्ट्स को हैं इनको कवर कीजिए। एथिक्स, पबेड और साइंस को ध्यान दीजिए मेंस के लिए, और हिंदी इंग्लिश की गांठ बांध लीजिए कि मेरे को हिंदी इंग्लिश पढ़नी है और कोई कोचिंग वोचिंग की हिंदी इंग्लिश की जरूरत नहीं है। बचपन से संधि पढ़ रहे हैं, बचपन से टेंस पढ़ रहे हैं, ना तो आज तक आए ना आएंगे, तो रूल के चक्कर में मत पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा उसको क्या करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, रूल से ज्यादा प्रैक्टिस करो। इजारा मेरे को पता है तुमसे कैसे लगता है, हिंदी मीडियम वाले मेरे साथियों को मैं जानता हूँ, तो आप उनको अच्छे से तैयार करो, विलोम शब्द अच्छे से तैयार करो। ठीक है, आप उसको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, उनका एक टारगेट बनाओ। और डेली लाइफ का मैंने दोस्तों प्री से 1 महीने तक पहले तक मैंने हिंदी इंग्लिश को नहीं छोड़ा। सुशील भैया ने भी मेरे को यही कहा था, ये लैंग्वेज कपिल तैयार कर ले, ठीक है, उसको तू तैयार कर लेगा तो आराम से तेरा हो जाएगा इस बार। तो मैंने यही चीज इंप्लीमेंट की और हिंदी इंग्लिश को कंटिन्यू किया। छोटे वाले जो 6 सब्जेक्ट हैं उनको तैयार कर लो, खुद के नोट्स बना लो, उसके बाद हर 7वें दिन से एक सब्जेक्ट को 1 दिन में रिवाइज कर लो, वो इतनी क्षमता रखते हैं वो सब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद मॉडर्न इंडिया जो है, इको है, जो आपका प्री और मेंस के अंदर कॉमन है, उनको तैयार करो। तो बूस्टअप की स्ट्रेटेजी एक ही है, एक तो लैंग्वेज को मत छोड़ो, हिंदी इंग्लिश जितना ज्यादा पढ़ा जा सके उतना पढ़ो। ठीक है, उसके बाद छोटे वाले 6 सब्जेक्ट, एथिक्स, पबेड और जनरल साइंस, में बहुत अंतर है, जाके पढ़ना। परंपरागत जल प्रणालियां क्या होती हैं, वो आपका पूरा 10th क्लास का लास्ट चैप्टर है, वहां से पढ़ो। पायथन क्या होती है, कुंड क्या होती है, ठीक है, बेरी क्या होती है, वहां जाके देखो उन चीजों को, पायथन का पता चल जाए क्या होता है पायथन। ठीक है, तो इन चीजों को आप अच्छे से तैयार करो। जो इन हिस्ट्री है उसमें मॉडर्न इंडिया को, वर्ल्ड इंडिया को अच्छे से तैयार करो। आप इको का पोर्शन अच्छा करो, जियोग्राफी में जो है फिजिकल जियोग्राफी उसको अच्छे से तैयार करो। रटने वाला प्री वाला तो आप कर लोगे, मुझे तुम सब पे भरोसा है, जो भी बच्चे हैं वो प्री इजीली निकाल लेंगे। पर अगली बार मेंस में अपने को किस तरीके से करना है, तो ये मेरी वाली जो चीजें, जरूरी नहीं है सबका तरीका सेम हो, बस थोड़ी सी चीजें हम इतना ही कर सकते हैं कि जो ठोकरें हमें लगी हैं वो तुम्हें ना लगे। ठीक है, कम बस ये बता सकते हैं कि ये ठोकर भाई यहाँ से थोड़ा सा यू टर्न ले ले, यू टर्न तो नहीं लेना पर थोड़ा सा साइड में से निकल के अपने आगे चलते हैं। तो ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने को ठोकरें नहीं खानी है और इन चीजों पे ध्यान रखना। अब जो बच्चे इंटरव्यू की जो तैयारी कर रहे हैं उनसे यही है भाई, बढ़िया अपन सब मिलकर तैयारी करेंगे। गीतांजलि आईएएस जो एकेडमी है उसका प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है, और मॉक टेस्ट दीजिए। आपका जो जिला है, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, या आपका जो जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ें और करंट अपडेट रखें, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें। और मतलब ज्यादा पढ़ने से ज्यादा खुद को खुश रखो, खुश रख के हटाई करो, बढ़िया घर का सागा बैठो, बढ़िया खानो खाओ, जिमो, जीवन का आनंद लो, ज्यादा पैनिक मत हो, और बढ़िया आराम से खुले विचारों को अखबार पढ़ते रहो। क्योंकि वहां जाके वापस से कई लोग जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री को पढ़ने लग जाएंगे, नहीं, इनकी जरूरत नहीं है। आपका जो एजुकेशनल है वो पढ़ लो, और जो जॉब से रिलेटेड है वो पढ़ लीजिए, और करंट से। सही काम है मैंने?
बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। सर आपको देख के एक बात और लगी कि जो अध्ययन क्षेत्र होते हैं वो महापुरुषों के निर्माण के कारखाने होते हैं, और जो भी अध्यापक उसमें पढ़ा रहे होते हैं वो उन कारीगरों को बनाने वाले ईश्वर के समान होते हैं। ये चीज रविंद्रनाथ टैगोर की यहाँ चरितार्थ हुई। एक चीज और पूछना चाह रहे हैं सर कि आरएस का जो इंटरव्यू अब स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनका कितना योगदान होता है बच्चों के लिए? क्या मतलब बच्चा अपने लेवल पे खुद ही जाके इंटरव्यू दे तो ठीक है, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अपना अनअकैडमी है, या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म जैसे गीतांजलि, अदर कुछ इंस्टीट्यूट है, तो उनकी हेल्प के साथ करे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा देखो बच्चे को? मैडम, बात ऐसी है कि अगर सचिन बनना है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप जाके सीधा मैच ही खेल लो, है ना। अगर ज्यादा दिन ऐसा होता है तो फिर टीम से बाहर हो जाते हो आप, और जो जिद करते हैं कि हम तो वहीं जाके कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। प्री का आप देख लो, जो बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं वो गोले भरने में गलती कर देते हैं, हाँ नहीं या है में गलती कर देते हैं। जो बच्चे मेंस के टेस्ट नहीं देते हैं उनके साथ क्या होता है, लास्ट में वो लिखना उनसे महाराणा प्रताप में नहीं लिखा जाता, पढ़ा हुआ है पर नहीं लिखा जाता। वही बात मॉक इंटरव्यू की है। मॉक इंटरव्यू में जो होता है एक माहौल बनता है, आप डेली उन्हीं चीजों के बारे में बात करते हो, तो जो चीजें जो सामान्य क्वेश्चंस है ना उनके लिए आप पहले से करते हो। बाउंसर है फिर भी आप उसके ऊपर अपर कट लगा सकते हो, ठीक है, अच्छे से उसको यूज कर सकते हो आप। लेकिन अगर आपने मॉक इंटरव्यू नहीं दिए तो फिर को एटमोस्फियर नहीं जिया, वहां जाके आपने लोगों को फेस नहीं किया तो गलत हो जाएगा। तो अपनी हॉबी को तैयार करो, थोड़ा अपना एजुकेशनल जो बैकग्राउंड रहे उसको ध्यान रखो, अपने जिले को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और मेरे जैसे हमारे चूरू वाले हैं तो चूरू वालों को ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, अपना सिलेबस वैसे ही कम है। जयपुर वालों तो नदी वाली है। टेंशन लो तुम, तुम्हें ज्यादा पढ़ना है। हमारे ले देखिए, एक तो हमने क्या चांदी के घोड़े फेंके हैं, ठीक है, ये हमारे नदी है नहीं। ले देखिए, एक ताल छपरा अभ्यारण्य शेटानी का जोड़ा है, तो इतना ही है हमारे पास, तो अपना सिलेबस तो बहुत कम है। तो थोड़ा सा अपना जॉब के बारे में पढ़ो। बस यही है कि ऑनलाइन में आप जो भी बच्चे रह गए हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, बहुत नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर, बहुत ही एकदम कम के ऊपर आपका 2 साल का सब्सक्रिप्शन कपिल 07 यूज करने के बाद में केवल 7500 रुपए का है, और 1 साल का सब्सक्रिप्शन कपिल 07 यूज करने के बाद में आपका 6300 रुपए का। मैडम वहां पे पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर प्रियंका चौधरी नाम से, डॉक्टर प्रियंका नाम से कोड यूज करें और आप वहां पे आइए, ठीक है। तो आप क्लासेस लीजिए वहां पे, पर्टिकुलर देखो कोई आदमी पास नहीं होता है, उसका तरीका पास होता है। तो हम जिस तरीके को हमने इम्प्लीमेंट किया है वो अगर आप भी अगर करना चाहो तो जुड़ो आराम से। मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट खूब है जो ऑनलाइन पे आ गए हैं इसी मंथ, ठीक है। तो आके स्टार्ट करो, वहाँ पे इको चल रहा है और सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। मैडम डेली कंटिन्यू वहाँ पे आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, जाखड़ सर पढ़ा रहे हैं, जिज्ञेश जोशी सर पढ़ा रहे हैं। तो आप वहाँ आइए और वहाँ पे पढ़िए। और बहुत कम ऑफलाइन जो है उसकी वैल्यू है, ऑफलाइन अपनी जगह ऑफलाइन ही है, जो मजा ऑफलाइन में उसका कहीं नहीं है। पर आप इसके साथ ऑनलाइन अगर आपको नॉमिनल में 7,000 8,000 रुपए की लोग पार्टी कर लेते हैं, ठीक है, कपड़े ले आते हैं, तो उससे अच्छा अपने पार्टी कपड़ों में तो छोड़ो। और इसके लिए पैसे, पढ़ाने के लिए पैसे लेके घर वाले कभी मना नहीं करते 7,000 रुपए के लिए तुम्हें। तो आराम से सब्सक्रिप्शन लेके डेली क्लास लो। ग्रुप बनाया हुआ है कपिल चौधरी आरपीएससी प्रिपरेशन नाम से टेलीग्राम पे, ठीक है, और हिस्ट्री क्वीन नाम से मैडम का ग्रुप है टेलीग्राम पे। तो वहां पे आके आप जुड़ो और वहां पे आप डेली क्लासेस जो हमारी टेस्ट हो रहे हैं वो लीजिए आप। और देखो भाई, मैं तो ये, मेरा तो इतना ही रूल है, अपने को तो जो मतलब भाई की तरह मानता है, जो पूछता है, मैं तो हमेशा बताता हूँ, ठीक है। तो आगे भी मेरा तो यही सहयोग रहेगा, आप बस निरंतर सहयोग बनाए रखें। आपकी सबकी दुआएं हैं तो इस बार श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं भी है तो देखो, सिलेक्शन है वो समय का है, समय का है, तो कभी ना कभी तो होगा। आप अगर इस चीज के पीछे पड़े हो ना, गांव के आदमी हो, एक बार झाड़ू अगर लेरे पड़ गया ना तो बिन चीज ने कौन छोड़ दो, ठीक है। तो अपन बस आई चीज ध्यान रखने की, बस करना है, करना है तो करना है, फिर बाद में एक्सक्यूज नहीं होते। तो जो भी बच्चे हैं वो आराम से जुड़े रहे हम सबसे। हाँ मैडम। सर आप अनअकैडमी के बहुत बहुत अच्छे विद्यार्थी भी रहे और आज अनअकैडमी के बड़े एडुकेटर में भी आपका नाम है। तो आज आप अपने खुद के प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के लिए क्या कहना चाहते हैं कि बच्चों के लिए कितना यूजफुल हो सकता है अनअकैडमी? अनअकैडमी बहुत यूजफुल है। जो आने जाने के टाइम है उसमें आप मौद्रिक नीति पढ़ सकते हो, आने जाने के टाइम में तो आप सूफीवाद पढ़ सकते हो। जितना कोचिंग जाके हो ना उतनी देर में तो आप सूफीज्म पढ़ लोगे। तो बहुत अच्छा है। एक अपना अपने टाइम से वहां पे कोचिंग में आपको ये होगा कि मेरे को इसी टीचर से पढ़ना पड़ेगा, जबरदस्ती जिम्मेदारी। आप मेरे जैसे विद्यार्थी हो तो आंदोलन कर देते हो, मैं मानता हूँ कि नहीं पढ़ेंगे इससे, फिर भी कई बार आंदोलन दबा दिए जाते हैं। 1857 की क्रांति की तरह उनका दमन कर दिया जाता है। पर अनअकैडमी पे ऐसा नहीं है, आप आराम से, आपको नहीं समझ में आ रहा वहां पे और एजुकेटर्स हैं, आपको जिस एजुकेटर्स का आराम से समझ में आ रहा है, जो आपके लिए अच्छी बॉन्डिंग बन रही है, अच्छा सब्जेक्ट आपको रिलेट कर पा रहा है, उससे पढ़ो। दूसरी बात ये है कि एक जो चीज है वो इंटरेक्शन है, वो ऑफलाइन जितना ही अच्छा है। बच्चों के कमेंट्स आते रहते हैं, उनके डाउट्स क्लियर होते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं।
तो वो भी बहुत अच्छा है। और कंटेंट के लिए हमें एक जो कोचिंग की बाध्यताएं होती हैं, क्योंकि देखो एक मार्केट है, व्यापारिक संस्थाएं भी हैं, शैक्षिक संस्थाओं के साथ साथ इस चीज को अपन नकार नहीं कर सकते, तो वहां पे कुछ बाध्यताएं होती है कि इतने घंटे में सर आप पूरा करवाइए। कुछ कोचिंग्स होते हैं वही कहते हैं कि आप जी करे उतना पढ़ाएं, लेकिन कुछ कोचिंग्स होती है वो कहती है कि हाँ भैया आप इतने घंटे में कराओ। अनअकैडमी पे ये कुछ नहीं है, आप आराम से पढ़ो। वो कहते हैं सर आपके स्टूडेंट है, जी करा जो तो पढ़ाओ, ठीक है, जी कराओ मतलब यहाँ उनको ज्यादा ज्ञानी बना दो, पर कम से कम 150-200 घंटे सब्जेक्ट को पढ़ा जाए, टाइम दिया जाए, उसको समझा जाए, ऐसे उसकी घास नहीं काटी जाए, वो आपको अनअकैडमी देता है। और जो बच्चे नए हैं, जो छोटे भाई बहन है मेरे, जो मेरे सुजानगढ़ क्षेत्र के हैं, चूरू के हैं, शेखावाटी के हैं, ठीक है, जो भी क्षेत्र से बाड़मेर वाले मेरे काफी दोस्त हैं, गढ़ा रोड तक मेरा अशोक डेलू, मूलजी सारण मेरे मतलब साथी रहे हैं तैयारी में, तो उन सब से भी यही है कि जो भी बच्चे हैं आपके साथ के, उनको कहो आप अनअकैडमी पे जुड़ो, बड़ा नॉमिनल कॉस्ट में। और जो ऑफलाइन से वो बेटर एजुकेशन अभी आप कोविड में पा सकते हो, जब ऑफलाइन स्टार्ट हो जाए तो वो भी कर लेना, लेकिन अभी आप मेरा ये मानना है कि आप अनअकैडमी से पूरी तैयारी कर सकते हो। मैं पढ़ा के मेरे को ऑफलाइन से ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई, ये चीज मैं मान सकता हूँ। हाँ मैडम। जी सर। तो सर एक चीज देखने को मिली, आपका पूरा सुनने के बाद में महसूस हो रहा है मुझे कि आपने जो रणनीति में हमको चीजें बताई उसमें मोटा मोटी मैं ब्रीफ में बताऊं तो आपने पहली बात ये कही कि आप टेस्ट सीरीज से हमेशा जुड़े रहो, टेस्ट सीरीज से जुड़े रहोगे हाँ तो आपकी माइनस मार्किंग धीरे धीरे कम हो जाएगी। दूसरा आपने हाँ बताया मैडम। कि मेंस में आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना चाहिए, जितना पूछा जाए और उतना वन ही लिखो, वीक उसमें सीरीज अच्छाई संजीव ज्यादा है। पासबुक भी पढ़ते रहो, 1 वीक सीरीज संजीव जी पासबुक भी जी। पढ़ते रहो, वो ब्रह्मास्त्र है। हाँ बिल्कुल, बहुत हाँ डीप की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम केवल जर्नलिस्टों की एग्जाम है, तो अपने को हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। अगली बात आपने बताई हाँ कि शब्द हाँ सीमा का हमको अतिशय उल्लंघन नहीं करना है, जितना वहां पूछा जाए हाँ पॉइंट टू पॉइंट अपने को 15, 50, 100 हाँ, शब्दों में वहां लिखना लिखना है। है। कुछ टॉपिक्स होते हैं वहां पे आपको अगर अच्छा आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि 50 वर्ड में खत्म ही करना है। देखो चोखो लिखो अगलो खराब लिखेडो गलत लिखेडो गलत है, ठीक है। अगर अच्छा लिखा हुआ है ना तो 20, 15, 20 वर्ड हो रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है उसमें। ऐसा नहीं है कि वो लक्ष्मण रेखा नहीं है कि जाते समस्या हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मैडम। जी। और एक चीज सर और यहाँ पे हमको महसूस हुई आपको सुनने के बाद में कि आपने कहीं ना कहीं ये भी हम लोगों को बताया कि एक टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, कि 3 घंटे को आपको इस टाइप से वहां मैनेजमेंट करके चलना है कि पूरा पेपर आपका हल हो सके। ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन को अच्छा लिखने के चक्कर में बाद का पेपर छूट रहा है, तो कैसे भी करके अपने हाँ को तीन ऐसा नहीं घंटे को करना पूरा अपने को, यूटिलाइज सभी करना मतलब पूरा अटेम्प्ट करना है, तो उसके लिए वो टेस्ट सीरीज सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है भाई। टेस्ट सीरीज में अगर टाइम पे हो जाएगा ना तो वहां पे भी टाइम पे हो जाएगा, टेस्ट सीरीज नहीं दी तो वहां पे फिर बाद में ये लोग पेपर तो अटेम्प्ट ही नहीं हुआ, तो अटेम्प्ट तो टेस्ट सीरीज नहीं देंगे तो नहीं होगा भाई। बिल्कुल सर। तो मैं उम्मीद करती हूँ सर कि जो भी विद्यार्थी इसको सुनेंगे तो किसी न किसी कारण से इस बार के एग्जाम में नहीं हो पाए, वो इस रणनीति को फॉलो करेंगे और शायद अगली बार फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, मिलेंगे। हाँ आपने और साक्षात्कार के मैं लिए उन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। जी सर बोलिए। हाँ मैं उन विद्यार्थियों को फिर से कहता हूँ कि आप जाके अनअकैडमी आरपीएससी लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को, और सब्सक्रिप्शन लीजिए और जुड़िए मेरे से। पूरी टीम बहुत अच्छी है, और वहां जाके कपिल चौधरी नाम से, वो जाके आप पढ़िए। राजस्थान इकोनॉमी स्टार्ट हो चुकी है। और देखो मैं ना रणनीति बनाने पर इतना विश्वास मतलब वैसे नहीं करता, आपने को कोई है ना वो स्ट्रक्चरल चेंज नहीं करने हैं। स्ट्रक्चरल चेंज मानते हो ना, संरचनात्मक सुधार नहीं करने हैं कि जैसे कोई आपको नोटबंदी जैसा बड़ा सुधार करते हैं अपन, है ना, वैसा नहीं करना है। अपने जो संसाधन है ना उनका ज्यादा यूज लेना अपने को, फंक्शनल प्लानिंग करनी है, ना कि स्ट्रक्चरल संसाधन है उनका अच्छे से उपयोग हो सके। और मैं जो हर सब्जेक्ट है उस पर एक अच्छे से आपके लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा कि अपने को हर जो पेपर है उसकी अलग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अब मेरे पास वो स्ट्रेटेजी नहीं है 30 मिनट में 6 महीने में आपका सिलेक्शन आर का पार, अब की बार आर एस पार, वैसा मेरे पास नहीं है। तो गांव का आदमी हूँ, इतना मैं समझदार नहीं हूँ कि कैसे 6 महीने में पार लगवा दूं आर एस। लेकिन आप लगे रहो, अपना टाइम देते रहो, 2-3 साल लगता है इस एग्जाम में, सभी को लगता है, तो आप पैनिक मत हो, आराम से तैयारी करते रहो। और कपिल 07 कोड के साथ आप जुड़ो अनअकैडमी आरपीएससी पे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। आपने साक्षात्कार के लिए अनअकैडमी परिवार को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम पूरा परिवार आपका आभारी है सर। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद में हम पहला इंटरव्यू आपसे लेंगे, और उस दिन शायद आप अनअकैडमी के लिए और बेहतर हमको बता पाएंगे। जरूर आपके मैम, उज्जवल धन्यवाद मैम। भविष्य की हम सब बहुत। जी सर, आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में पूरे अनअकैडमी से। और उम्मीद करते हैं सर आप एग्जाम में अच्छे से फतेह हासिल करो और आप एसडीएम पहली रैंक के साथ सिलेक्ट होके हमसे दोबारा रूबरू हो। धन्यवाद सर धन्यवाद आपका मैडम। समय देने राम के राम, खम्मा गणेश ने भाई, धन्यवाद। लिए। जी सर, धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर।